Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Engineer Shahzad Ashraf and once again MD CAT, ECAT और PPSC जो competitive एग्जाम हो रहे होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो यहाँ भी जैसे मैंने मॉडर्न फिजिक्स में आपको बताया था कि बड़ी स्टिफ कैलकुलेशंस आती हैं। तो आपको कुछ शॉर्टकट्स बताए जाएंगे जिनसे आप उन कैलकुलेशंस को बआसानी जो है वो विदाउट कैलकुलेटर जो है परफॉर्म कर रहे होंगे। तो आइए स्टूडेंट्स आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एटॉमिक स्पेक्ट्रा में हमें जो डेफिनेशन याद करनी है दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? हमें जो है वो बोहर ने ये बताया कि जब भी हाइड्रोजन एटम है या कोई भी और एलिमेंट्स हैं उसमें जब भी इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा होगा तो वो रेडिएशन जो है वो एमिट कर रहा होगा, फोटॉन्स एमिट कर रहा होगा। और इसी तरह जब भी वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा होगा तो वो फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा होगा। तो बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? इन फोटॉन्स की स्टडी है जो जो भी इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है। एमिट कर कब करेगा? जब वो हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में आएगा। और एब्जॉर्ब करे कब करेगा? जब वो लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में जा रहा होगा। दिस इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ द रेडिएशंस एमिटेड और अब्जॉर्ब्ड बाय द एटम, जिसको हम बोल रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्टूडेंट्स आपको कुछ चीजें याद रखनी है। हमें टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा की बात करनी है। तो हमारे पास तीन तरह का जो है वो स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा अवेलेबल है। नंबर एक में देर इज लाइन स्पेक्ट्रा। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। नंबर दो में वी हैव द बैंड स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा बोल सकते हो। और नंबर तीन में स्टूडेंट्स वी हैव द कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। आइए इनके बारे में वन बाय वन जो है वो हम डिटेल से बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लाइन स्पेक्ट्रम। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, जैसे मैंने अभी हाइड्रोजन एटम की एग्जांपल दी, तो जब भी एटम जो है वो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो डी एक्साइड हो रहे होते हैं, हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में आ रहे हैं, तो वो जो रेडिएशन एमिट हो रही होती हैं वो फिक्स्ड एनर्जी वाली होती हैं। उन्हें हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो इसकी एक एग्जांपल आपको याद कर लेनी है स्टूडेंट्स के। जो हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। सेकेंडली आप लोगों ने पढ़ रखा है जिस तरह एटम्स एक्साइड और डी एक्साइड होते हैं, सिमिलरली मॉलिक्यूल्स भी एक्साइड और डी एक्साइड हो रहे होते हैं। जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा है वो याद रखिएगा दैट इज एन एग्जांपल ऑफ बैंड स्पेक्ट्रम। और हम लोगों ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन का टॉपिक बड़े अच्छे से पढ़ रखा है। और वहां पे आप लोगों ने देखा था कि जब हम बॉडी को हीट कर रहे होते हैं तो वो एक ही टेम्परेचर पे मुख्तलिफ वेवलेंथ और मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी और मुख्तलिफ इंटेंसिटीज वाली रेडिएशन निकाल रहा होता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन हैं दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा। तो ये बड़ी सिंपल सी स्टोरी आपको याद रखनी है। मेरा आज का बेसिक टॉपिक जो है वो हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम है, लेकिन कुछ टॉपिक्स जो होंगे वो उसके सपोर्टिव टॉपिक्स होंगे जो उसको सपोर्ट कर रहे होंगे। तो आप छोटी छोटी चीजें ना जल्दी से देखते जाएं। सबसे पहले आइए हम लोग क्वांटाइज रेडियाई की बात करेंगे। हमने ये पढ़ा था कि जब भी क्वांटाइज्ड, हमने ये पढ़ रखा था स्टूडेंट्स कि हाइड्रोजन एटम के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन हैं वो फिक्स्ड ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं। उन ऑर्बिट्स का रेडियस जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्वांटाइज रेडियाई के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि याद रखिएगा जो इलेक्ट्रॉन हैं दे आर एक्चुअली बाउंड टू न्यूक्लियस एंड दे कैन revolve around nucleus in fixed orbits. Nucleus in fixed orbits. स्टूडेंट्स इन ऑर्बिट्स को हम लोगों ने नाम दिया किसका भला? यानी उनके रेडियस को हमने क्वांटाइज बोला। क्वांटाइज क्यों बोला मैं थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगा कि हाइड्रोजन एटम के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन है दे कैन रिवॉल्व ओनली द फिक्स्ड ऑर्बिट्स। क्वांटाइज का मतलब है फिक्स्ड ऑर्बिट्स है, मतलब वहीं पे अवेलेबल होंगे। तो आपको बड़ी सिंपल सी कहानी याद कर लिए जल्दी से स्टूडेंट्स। रेडियस का क्विकली जो है वो आप लोगों को फॉर्मूला याद कर लेना है। जो हाइड्रोजन एटम है उसके रेडियस का फॉर्मूला जो है वो आपको फौरी से याद करना है दैट इज एन स्क्वेयर ए स्क्वेयर ओवर 4 पाई स्क्वेयर
एम के ई स्क्वेयर, क्योंकि जनरली हमारे पास जो है वो एक्सप्रेशन, सिंपल एक्सप्रेशन जो है वो पूछे जा रहे होते हैं। इस फॉर्मूले की खास बात ये है कि यहाँ पे याद रखिएगा, जो एन है स्टूडेंट्स, एन के बारे में याद कर लो। एन कुछ और नहीं है, ये उस ऑर्बिट का नंबर है जिसे यूजुअली हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, क्वांटम नंबर बोल रहे होते हैं। और अगर आप इस फॉर्मूले पे गौर करो तो एन के अलावा ये जो सारा फैक्टर है जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये एक कांस्टेंट फैक्टर है। ये सारा का सारा फैक्टर कांस्टेंट है। और अगर आप इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे होगे तो मैं इसकी आपको वैल्यू बता देता हूँ। इस कांस्टेंट फैक्टर की जो वैल्यू आएगी वो 0.053 नैनोमीटर आ रही होगी। तो आप इस फॉर्मूले को अमेंडेड फॉर्म में लिख सकते हो। आप जो ही इस फॉर्मूले की अमेंडेड फॉर्म बनाओगे तो आर एन यानी nth ऑर्बिट का रेडियस, एन स्क्वेयर हमने क्या लिखा ऐसे ही, और ये जो सारा फैक्टर है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.053 नैनोमीटर लिख सकता हूँ। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला आ गया जहां से आप रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो। आपको अगर इस फॉर्मूले में मैं n की वैल्यू 1 पुट कर दूं, अगर इसी फॉर्मूले में हम लोग n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दें तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि जो r1 की वैल्यू आ रही है, आप n की जगह क्या पुट करोगे, 1, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। जब ये मल्टीप्लाई होगा 0.053 नैनोमीटर से तो यू कैन इजीली गेट द फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस। और जो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स, दैट इज 0.053 नैनोमीटर। और याद रखो अगर आप एक डेसिमल इधर आ जाओ तो यहाँ पे -9 की बजाय -10 हो जाएगा। और जब -10 हो जाएगा आप एंगस्ट्रॉम लिख सकते हो। अगर आप इसी वैल्यू को एंगस्ट्रॉम में लिखो तो 0.53 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। आप तमाम बच्चों को ये हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस पता लगाना है। अगर आपको कोई बंदा बोले कि फर्स्ट ऑर्बिट को छोड़ो, बताओ सेकंड ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा। अच्छा पहले एक काम करें, आप एक जनरल फॉर्मूला बना लें। आप लोगों के पास ये एक फॉर्मूला अवेलेबल है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। अभी आप लोगों ने देखा जहां पर 0.053 नैनोमीटर आ रहा है, 0.053 नैनोमीटर, वहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, R1। आप इसी फॉर्मूले को अमेंड करके लिखो स्टूडेंट्स। आर एन आपने ऐसे ही लिखा, एन स्क्वायर ऐसे ही लिखा, जहां पर 0.053 नैनोमीटर आ रहा था वहां पे R1 लिख लिया। अब हमारे पास ये एक ऐसा फॉर्मूला आ चुका है जो एक्चुअली किसी भी ऑर्बिट के रेडियस को फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस के साथ रिलेट कर रहा है। जैसे स्टूडेंट्स आपको बोला जाए कि बताओ सेकंड ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा, तो आप एन की वैल्यू क्या पुट करोगे, 2। जब 2 का स्क्वायर ले रहे होगे तो आंसर क्या आ रहा होगा, 4। इट मींस जो सेकंड ऑर्बिट का रेडियस होगा वो फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस से 4 टाइम ज्यादा होगा। अगर थर्ड ऑर्बिट का रेडियस मालूम किया जाए तो यहीं पे आप एन की वैल्यू 3 पुट करोगे, 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9। थर्ड ऑर्बिट का रेडियस जो होगा वो 9 टाइम होगा। सिमिलरली अगर लिखते जाएं फोर्थ ऑर्बिट तो उसका रेडियस होगा दैट इज 16 टाइम द फर्स्ट ऑर्बिट। और अगर फिफ्थ ऑर्बिट का रेडियस पूछा जाए तो दैट विल बी, ये फोर्थ का था, फिफ्थ ऑर्बिट का रेडियस पूछा जाए तो दैट विल बी 25 टाइम द R1। और स्टूडेंट्स आप सबको R1 की वैल्यू पता ही है, 0.053। तो आप किसी भी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके आप किसी भी ऑर्बिट के रेडियस की जो है वो वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा अब यहाँ से एक और तरह का क्वेश्चन आता है। सम टाइम ना वो रेडियाई की रेशो पूछ रहा होता है कि फला ऑर्बिट के रेडियस की फला ऑर्बिट के रेडियस के साथ रेशो बताओ। लाइक वो हाइड्रोजन एटम के फिफ्थ ऑर्बिट की रेशो पूछे हाइड्रोजन एटम के थर्ड ऑर्बिट के साथ। अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें वैल्यूज याद नहीं है। तो अभी मैंने जनरल फॉर्मूला लिख दिया, आप लोगों के सामने है। यहाँ पे जस्ट एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। पहले हमने कौन से ऑर्बिट का रेडियस पता लगाना है, फिफ्थ का। तो यहाँ पे जब आप एन की वैल्यू 5 पुट करोगे तो जो फिफ्थ ऑर्बिट का रेडियस आएगा दैट विल बी 25 R1। और स्टूडेंट्स जो थर्ड ऑर्बिट का रेडियस आएगा यहीं पे n की वैल्यू 3 पुट करोगे दैट कम्स आउट टू बी 9R1। R1 से R1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। आपके पास जो रेडियाई की रेशो बन रही है वो 25:9 बन रही है। मतलब किसी की भी वैल्यू भी पूछ सकता है और रेशो भी पूछ सकता है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, आपने ट्रेंड्स याद करने हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जैसे जैसे हायर ऑर्बिट में जा रहे हैं रेडियस बढ़ता जा रहा है। लाइक सेकंड ऑर्बिट का रेडियस पहले से 4 गुना, तीसरे का 9 गुना ज्यादा। तो यहाँ पे एक ट्रेंड याद कर लो कि जो ही हम हायर ऑर्बिट्स में जा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये ट्रेंड मैं लिखने जा रहा हूँ कि मूविंग इनटू हायर ऑर्बिट्स, आप जो ही हायर ऑर्बिट्स में जा रहे होगे यानी क्वांटम नंबर बढ़ रहा होगा, एन की वैल्यू बढ़ रही होगी, तो याद रखिएगा जो रेडियस है वो क्या करेगा,
इंक्रीज करेगा, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, दिस इंक्रीज विल नॉट बी लीनियर। मतलब ऐसा नहीं है कि दूसरे ऑर्बिट का रेडियस पहले से 2 गुना ज्यादा है, नहीं। ये इंक्रीज जो है वो लीनियर नहीं है, बल्कि ये स्क्वायर के साथ रिलेटेड है। तो यहां तक हो गई जल्दी से रेडियस की बात, मतलब होपफुली समझ आ गई है, इसमें कोई ज्यादा मुश्किल बात है नहीं। और ये मैंने बोला सारी चीजें ध्यान से सुन रहे होगे तो ये आपको सपोर्ट कर रही होंगी हमारे एटॉमिक स्पेक्ट्रा की तरफ। अच्छा, नंबर 2 में चलते हैं बच्चों। हमें ना सिर्फ हाइड्रोजन एटम के रेडियस याद करने हैं, बल्कि मुख्तलिफ ऑर्बिट्स के अंदर हम लोग क्या पता लगाने जा रहे हैं, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लगाने जा रहे हैं। ये तमाम जो फॉर्मूले आ रहे हैं, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, हम हाइड्रोजन के डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्पीड पता लगाने जा रहे हैं। जल्दी से पहले मैं स्पीड का जनरल फॉर्मूला लिखूंगा, जो कि होगा वी एन इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला है स्टूडेंट, 2 पाई के ई स्क्वेयर ओवर एन एच। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। कभी कभार एज इट इज फॉर्मूले पूछे जा रहे होते हैं कि बताओ स्पीड के लिए कौन सा फॉर्मूला सही है, तो वो पता लगा ले। अच्छा, सेकेंडली इस फॉर्मूले पे अगेन गौर करेंगे तो ये जो सारा फैक्टर है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ एन के अलावा, ये तमाम फैक्टर कांस्टेंट है। पाई कांस्टेंट है, के कूलम्स कांस्टेंट, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो आपको इस सारे फैक्टर की वैल्यू याद कर लेनी है जल्दी से। आप इस सारे फैक्टर की जो वैल्यू है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारा फैक्टर जो है ये कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट फैक्टर की वैल्यू सबको याद कर लेनी है, दैट इज 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, और इसके यूनिट्स बनेंगे मीटर पर सेकंड बन रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके इस फॉर्मूले को लिखोगे तो एक फॉर्मूला हमारे पास बनेगा। ये जो कांस्टेंट फैक्टर है इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितना बना, 6, और ओवर क्या आ गया, एन। यहाँ पे स्पीड है या वेलोसिटी है तो यूनिट्स विल बी मीटर पर सेकंड। अब स्टूडेंट्स, यहाँ से दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जल्दी से देख लेनी है। एक तो आपको किसी भी ऑर्बिट की जो है वो इलेक्ट्रॉन की किसी भी ऑर्बिट में स्पीड पूछ सकता है, तो यहाँ पे आपने जस्ट उस ऑर्बिट का क्वांटम नंबर पुट करना है तो आपके पास आंसर आ रहा होगा। और सेकेंडली स्टूडेंट्स, वो आपसे ट्रेंड पूछ सकता है। तो आइए पहले ट्रेंड बना लेते हैं। मैंने अभी बताया ये फैक्टर कांस्टेंट है, ये सारा जो ऊपर लिखा हुआ है। तो पहली बात याद रखो कि जो किसी भी ऑर्बिट के अंदर स्पीड है उसका क्वांटम नंबर के साथ क्या रिलेशन बन रहा है, इनवर्स। यानी बड़ी सिंपल सी बात बताता हूं, अगर इसी फॉर्मूले में स्टूडेंट्स मैं n की जगह पुट कर दूं 1, मतलब आपको बोला जाए जो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसकी स्पीड तो बताओ, तो स्टूडेंट्स आपके पास ऊपर जो फैक्टर आ रहा है वो 2.18 आ रहा है। बार बार लिखने से फायदा ये होगा कि याद हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। कौन से ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट की स्पीड पता लगानी है क्वांटम नंबर उसी का पुट करना है, एन की वैल्यू 1 पुट कर दी। तो ये वाली चीज को रट्टा मार लो। जैसे आपने फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस याद किया 0.053 नैनोमीटर या 0.53 एंगस्ट्रॉम, इसी तरह फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसकी स्पीड सबको याद करनी है, जो कि आपके सामने है 2.18 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। अब स्टूडेंट्स, अगर आपको बोला जाए कि सेकंड ऑर्बिट के अंदर पता लगाओ, तो यहाँ पे आप एन की वैल्यू का पुट कर रहे होगे 2, तो जो सेकंड ऑर्बिट की स्पीड आएगी वो फर्स्ट वाले से हाफ आ जाएगी। और इवन आपने फर्स्ट की जब वैल्यू याद कर रखी है तो उसको 2 से डिवाइड करना बहुत ही आसान है। आप जो ही इसको 2 से डिवाइड करो ये 1.09 बनेगा, और साथ में 10 की पावर क्या आ जाएगा, 6। यूनिट्स विल बी मीटर पर सेकंड। और इसी तरह ये तो मैंने दूसरे की बताई, यू कैन इजीली फाइंड आउट फॉर द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट के लिए आप एन की वैल्यू 3 पुट करोगे तो फर्स्ट ऑर्बिट से 3 गुना कम होगी, 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 ओवर क्या आ जाएगा, 3। आप जो ही इसको डिवाइड करोगे योर आंसर विल बी अप्रोक्सीमेटली 7.3 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। मैंने कुछ ऑर्बिट्स में, एक तो मैंने जनरल फॉर्मूला लिख दिया, आप लोगों ने देख लिया, फॉर्मूला याद कर लें। सेकेंडली उसका मैंने ट्रेंड बता दिया क्वांटम नंबर के साथ, और अब किसी भी ऑर्बिट में वो स्पीड पूछ सकता है। और ट्रेंड याद रखो कि जूं जूं आप हायर ऑर्बिट में जा रहे होगे, ट्रेंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जूं जूं क्वांटम नंबर बढ़ेगा जो स्पीड है वो क्या कर रही होगी, डिक्रीज कर रही होगी। जैसे आपने देखा दूसरे ऑर्बिट में जो स्पीड है वो फर्स्ट वाले ऑर्बिट से 2 गुना कम है, तीसरे में 3 गुना कम है। तो दो चीजें हो गई, स्पीड और रेडियस। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है जहां पे मैं आपको बोलने जा रहा हूं कि आप लोगों को स्टूडेंट फौरी से क्या हो जाना है, फोकस हो जाना है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट द एनर्जी, क्वांटाइज एनर्जी की हेडिंग लगा लेते हैं हम लोग। हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द एनर्जी, तो हाइड्रोजन एटम के मुख्तलिफ ऑर्बिट्स की एनर्जी के बारे में। ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है।
जब यहाँ पे आप तवज्जो से बैठ रहे होगे तो आपको हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम बहुत आसानी से समझ आ रहा होगा। तो आइए लेट्स टॉक अबाउट द क्वांटाइज एनर्जी। बेटे बोहर ने ये बताया कि हाइड्रोजन एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स एनर्जी स्टेट्स में मूव कर सकता है और उनकी एनर्जीज फिक्स होती हैं। मतलब मैं यहाँ पे जल्दी से लिख देता हूँ कि क्वांटाइज एनर्जी का मतलब है कि एनर्जी हर ऑर्बिट की फिक्स है। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस अराउंड न्यूक्लियस इन फिक्स्ड एनर्जी स्टेट्स। यानी क्वांटाइज का मतलब ये होगा कि उन ऑर्बिट्स की एनर्जी जो है वो फिक्स्ड है। कितनी कितनी है हम लोग उनके बारे में अभी बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप लोगों को रेडियस का और उसका जो है वो फॉर्मूला याद कर लेना है, रेडियस का और वेलोसिटी का। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स आपको एनर्जी के बारे में जाने से पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ। मैं एनर्जी के जनरल फॉर्मूले की तरफ जाऊंगा, लेकिन पहले आपको एक चीज बता दूं कि हमारे पास जब भी हम हाइड्रोजन एटम की बात करें ना तो उसके सराउंडिंग में ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास दो तरह की एनर्जीज हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है वो सिर्फ एनर्जी के बारे में पूछे, वो आपसे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का ट्रेंड भी पूछ सकता है। तो नंबर एक में तो याद रखो स्टूडेंट्स, इस इलेक्ट्रॉन चूंकि ये मूव कर रहा है, अभी हमने इसकी वेलोसिटी की बात भी की, तो इसके पास कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी भी होगी। काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला याद कर लो स्टूडेंट्स, के ई स्क्वेयर ओवर क्या है, 2 r n। अच्छा आर क्या चीज है, रेडियस। ये के ई टू ये तो फिक्स है। अब आपको पता है जूं जूं क्वांटम नंबर बढ़ेगा तो आपके पास रेडियस जो है वो क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। और स्टूडेंट जब रेडियस बढ़ेगा तो ये डिनोमिनेटर वाला सारा फैक्टर बढ़ रहा होगा, और जब डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। यानी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हायर ऑर्बिट में जाते हुए क्वांटम नंबर बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है, लिहाजा जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या कर रही होगी, डिक्रीज कर रही होगी। और अभी मैं आपको स्पीड के बारे में बता के आया। स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा था कि हायर ऑर्बिट में जाते हुए स्पीड कम हो रही थी, तो स्पीड कम हो रही है तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी भी कम हो रही होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला और इसका ट्रेंड याद कर ले, पहली कहानी। अच्छा दूसरी बात स्टूडेंट्स, आपको ना सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बल्कि आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए। तो अगेन मैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, दैट इज माइनस के ई स्क्वेयर ओवर आर एन। यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है, बच्चे गलती कर रहे होते हैं, आइए उस गलती को सीख लेते हैं और सुधार लेते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे ट्रेंड देखते हैं, जब जब हम हायर ऑर्बिट में जाएंगे एन की वैल्यू बढ़ेगी। एन की वैल्यू बढ़ने का मतलब है ये जो डिनोमिनेटर वाला फैक्टर है ये बढ़ेगा, और ओवरऑल आंसर जो है यानी रेडियस बढ़ रहा है, इस बात को बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा। ओवरऑल ये सारा आंसर कम हो जाएगा, लेकिन बाहर नेगेटिव साइन भी तो आ रहा है ना, तो इसका मतलब है रेडियस बढ़ने से ये जो सारा फैक्टर है ना ये क्या हो जा रहा है, लेस नेगेटिव। मैं सिंपल अप्रोच यूज करता हूँ। जैसे स्टूडेंट्स मतलब एक पहले वैल्यू आ रही थी -4 आ रही थी, -4/1 था, तो हमारा आंसर -4 आ रहा था। अब जो ही क्वांटम नंबर बढ़ेगा डिनोमिनेटर वाला फैक्टर बढ़ जाएगा। अब मैं डिनोमिनेटर में 1 की बजाय 2 लिख रहा हूँ, हमारा आंसर क्या आ गया, -2। अब आपने मुझे सोच के बताना है कि -2 और -4 में कौन बड़ा है। आई थिंक सो -2 जो है वो लेस नेगेटिव है, और लेस नेगेटिव का मतलब होता है मोर पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स याद कर लो कि जो जो हम हायर ऑर्बिट में जा रहे हैं जो पोटेंशियल एनर्जी है वो लेस नेगेटिव हो रही है। लेस नेगेटिव का मतलब होगा दैट इज बिकमिंग मोर पॉजिटिव, और मोर पॉजिटिव का मतलब है स्टूडेंट्स याद कर लो ये क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो नंबर एक में आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी के बारे में सीखा। नंबर दो में स्टूडेंट्स आप लोगों ने जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सीखा। लेकिन मैंने बोला हमारा आज का कंसर्न है टोटल एनर्जी। मैं टोटल एनर्जी का फॉर्मूला भी लिख रहा हूँ, लेकिन पहले एक काम करते हैं, इन दोनों फॉर्मूला को मिला के हम लोग टोटल एनर्जी मालूम कर लेते हैं। तो नंबर तीन में लेट्स टॉक अबाउट द टोटल एनर्जी। स्टूडेंट्स हमें टोटल एनर्जी के लिए पोटेंशियल एनर्जी को और काइनेटिक एनर्जी को सम करना पड़ेगा। ऊपर मैंने फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आप जो ही इन दोनों फॉर्मूला को ऐड करोगे तो आपके पास जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा वो -ke² ओवर 2 r n आ जाएगा। नंबर एक में तो फॉर्मूला याद कर लो। ओके, अब यहां पर भी अगेन हमें क्या करना है, हमें इसका ट्रेंड डिस्कस करना है। तो अगेन कहानी वहीं पे है,
जो जो हम हायर ऑर्बिट में जाएंगे यानी क्वांटम नंबर बढ़ेगा। क्वांटम नंबर बढ़ने का मतलब है ये जो रेडियस है ये क्या कर रहा होगा, इंक्रीज। और वही कहानी है, डिनोमिनेटर वाला फैक्टर बढ़ जाएगा तो ओवरऑल आंसर लेस नेगेटिव हो जाएगा, जैसा पोटेंशियल एनर्जी में हो रहा था, सेम स्टोरी जो मैंने बताई। तो जो टोटल एनर्जी है स्टूडेंट्स, दैट विल एक्चुअली बिकम्स क्या भला, लेस नेगेटिव। और लेस नेगेटिव का मतलब होगा क्या भला, मोर पॉजिटिव। और मोर पॉजिटिव का मतलब है कि जो टोटल एनर्जी है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ओके, तीनों ट्रेंड याद कर लें, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही होगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होगी और टोटल एनर्जी बढ़ रही होगी। आज हमारा कंसर्न है अबाउट द टोटल एनर्जी। मैंने पहला फॉर्मूला लिख दिया, ये याद कर लें। लेकिन हमारी बुक में एक डेरिवेशन है, अब डेरिवेशन तो नहीं हम लोग कर सकते, लेकिन हमें टोटल एनर्जी का एक और फॉर्मूला याद कर लेना है। हमें टोटल एनर्जी के लिए एक एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स याद करना है, जैसे रेडियस और वेलोसिटी के फॉर्मूले याद किए, तो किसी भी ऑर्बिट में एनर्जी मालूम करने का एक फॉर्मूला याद कर लें, -2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर एम ई रेस टू पावर 4 ओवर हमारे पास क्या होगा, एच स्क्वायर। और साथ में स्टूडेंट्स एक नया फैक्टर या एक नई चीज आ रही है जो हमें ट्रेंड बता रही होगी, वो है एन। और एन अभी तक आपको कहानी समझ आ रही है, क्वांटम नंबर है। तो सबसे पहले एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला स्टूडेंट्स आप लोग याद कर लें। और अगेन यहाँ पे मैं वही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये सारा फैक्टर क्या है, कांस्टेंट है। और मैं आपको इस कांस्टेंट की वैल्यू बताता हूँ, बल्कि मैं इधर नीचे वाली साइड पे लिखता हूँ। ये जो सारा फैक्टर है स्टूडेंट्स, ये एक फिक्स वैल्यू रख रहा है और इसकी वैल्यू सब लोगों को याद कर लेनी है। माइनस तो बाहर ऐसे ही आ रही है, जो फिक्स वैल्यू है इसका आंसर आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो अब ऐसा करो, इसी फॉर्मूले को मॉडिफाइड फॉर्म में लिख लो। मॉडिफाइड फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ पे यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि जो ई एन की वैल्यू आ रही है, इस सारे फैक्टर की वैल्यू कांस्टेंट है। माइनस मैंने ऐसे ही लगाया, ब्रैकेट वाला सारा फैक्टर कांस्टेंट था और उसकी वैल्यू यू कैन सी दैट इट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। और ओवर ये एन स्क्वेयर ऐसे ही बच रहा है, ये एक जनरल फॉर्मूला आ गया। और हमारी बुक वाले ने क्या किया हुआ है, इसको ऐसे लिखा हुआ है, मतलब वो 13.6 को एक फिक्स वैल्यू बोल रहा है, उसने इसका नाम ई नॉट लिख लिया हुआ है। तो एक जनरल फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया। ओके, अब यहां से क्या कर सकते हो, आप किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो पता लगा सकते हो। आपको बोले, अब स्टूडेंट्स फोकस हो जाएं, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात होने जा रही है। आपको बोला जाए कि आप हाइड्रोजन एटम के जो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अच्छा, अब फर्स्ट ऑर्बिट मतलब अगर मैं एन की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दूं, स्टूडेंट्स एन की वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं 1। एन की वैल्यू 1 का मतलब है फर्स्ट ऑर्बिट। अब फर्स्ट ऑर्बिट के लिए जरूरी नहीं है वो फर्स्ट ऑर्बिट बोले, वो आपको दो चीजें बोल सकता है। या तो वो बोलेगा क्या भला, फर्स्ट ऑर्बिट, या बेटे फर्स्ट ऑर्बिट का एक और नाम याद कर लो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट। वो आपको बोले हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट या फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी पता लगाओ, परेशानी वाली बात नहीं है। आप एन की वैल्यू का पुट कर रहे होगे 1, तो जो ही आप फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी पता लगाओगे तो -13.6 आ जाएगी। ओवर एन की वैल्यू का पुट करोगे 1, तो आपके पास जो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी आएगी दैट कम्स आउट टू बी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और स्टूडेंट्स मैं ना अब एक चीज आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि हमने जो स्पेक्ट्रम पढ़ना है वहां पे स्टेप कैलकुलेशन आनी है। तो आप ना अगर तो याद कर सकते हो तो आप मुख्तलिफ ऑर्बिट्स की एनर्जी की वैल्यूज याद कर लो। जैसे फर्स्ट की याद कर ली, मैं आपको एक दफा रिवाइज करके कोशिश करूंगा याद हो जाए। अगर हाइड्रोजन एटम के सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो हम एन की वैल्यू 2 यूज करेंगे, तो इस ऑर्बिट का नाम क्या होगा, सेकंड ऑर्बिट। लेकिन सम टाइम वो आपको गुमराह करेगा, वो सेकंड ऑर्बिट नहीं बोलेगा, he will be saying the first excited state। बेटे ग्राउंड लेवल का फर्स्ट ऑर्बिट का नाम था ग्राउंड स्टेट, और जो सेकंड ऑर्बिट है उसका नाम है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट के बाद जब पहली दफा एक्साइट होगा तो वो दूसरे ऑर्बिट में ही जा रहा होगा। तो आपको बोला गया दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी पता लगाओ, तो स्टूडेंट्स आप इसको E1 बोल लो, मतलब यहां से जनरल फॉर्मूला बना लो, ये जो 13.6 था ये E1 था, या ऐसे वैल्यू लिख लो स्टूडेंट्स, -13.6 ओवर कितना आया, आप जब n की वैल्यू 2 पुट करोगे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और जो ही आप इन वैल्यूज को डिवाइड करोगे आपका आंसर 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। और ये जो 13.6 था
ये मैंने आपको बताया हुआ है कि ये फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी थी। यानी मैं आपको बोलना क्या चाह रहा हूँ, जो दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी है ना, वो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी से 4 टाइम लेस नेगेटिव आ रही है। मैंने माइनस ऐसे ही लिखा। ये जो 13.6 था, ये चलो ऐसा कर लो, मतलब एक और चीज समझाता हूँ। ये चले वैल्यूज ही लिख लें, मतलब आप फिलहाल वैल्यूज याद करो, ऐसे मुश्किल होगा आपको याद करना। बेटे सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी याद कर लें। मैं 6 तक बोलूंगा, आपको रिकमेंड करूंगा कि याद करें। तो जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, थोड़ा तेजी से। जल्दी बताओ, जो थर्ड ऑर्बिट होगा उसे जो जब n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? थर्ड ऑर्बिट बोलेंगे। या थर्ड ऑर्बिट का नाम क्या होगा? सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी पता लगा लेते हैं, -13.6। नीचे आना है n की वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। आप जो ही इसको डिवाइड करोगे, जो आपका आंसर आएगा स्टूडेंट्स, दैट विल बी -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरे ऑर्बिट की याद कर ली। लेट्स मूव टू द फोर्थ ऑर्बिट। अब आपने देख लेना है इसको क्या बोल सकते हैं, थर्ड एक्साइटेड स्टेट भी बोल सकते हैं। जो फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी है वो -13.6 ओवर 4 का स्क्वायर 16। तो आप जो ही डिवाइड करोगे, आपका आंसर 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। मैंने बोला छठे तक एटलीस्ट याद करो। अब इसी तरह फिफ्थ ऑर्बिट की अगर एनर्जी बोली जाए, तो फिफ्थ ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो -13.6 ओवर 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25। तो ये बनेगी स्टूडेंट 0.54 आ जाएगा हमारे पास आंसर। और एटलीस्ट छठे तक याद करो। तो लेट्स फाइंड आउट द एनर्जी फॉर द सिक्स्थ ऑर्बिट। और सिक्स्थ ऑर्बिट की जो एनर्जी आएगी वो -13.6 ओवर 6 का स्क्वायर कितना आएगा? 36 आएगा। सो दिस कम्स आउट टू बी -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा एक काम करो, आप पांचों के पांचों ऑर्बिट्स की एनर्जीज ये याद कर लो स्टूडेंट्स। अगर याद करोगे तो बहुत आसानी रहेगी। मैं आपको बताने जा रहा हूं, जब अभी हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रा का टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो तब आप इसकी अफादियत समझ आएगी। जल्दी से याद करो, फर्स्ट ऑर्बिट की -13.6, दूसरे की -3.4, -1.5, -0.85, -0.54 और -0.38। एक दफा यहीं पे वीडियो पॉज करके आप इसको 2 दफा लिख के देख लें, और इसका जो फायदा आपको होगा स्टूडेंट्स, आप वो इमेजिन नहीं कर सकते। तो लिहाजा मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप ये वैल्यूज याद कर लें। अच्छा, अब ना सिर्फ वैल्यूज याद करनी है, आपको ट्रेंड भी देखना है। आइए इस ट्रेंड को देखते हैं। स्टूडेंट जल्दी बताओ, जो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है वो -13.6 है, सेकंड की कितनी है? -3.4। इसका मतलब ये होगा कि आप जैसे सेकंड ऑर्बिट में गए हो, वैल्यू लेस नेगेटिव हो गई है। मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, जो जो क्वांटम नंबर बढ़ेगा स्टूडेंट्स, ये वैल्यू जो है वो लेस नेगेटिव हो जाएगी। जो एनर्जी की वैल्यू है उसके बारे में दो चीजें लिख लेते हैं। जो एनर्जी की वैल्यू है उसके बारे में आपने एक चीज याद रखनी है, कि आपने देखा पहले -13.6 या -3.4, फिर -1.5। यानी ये क्या हुई जा रही है? लेस नेगेटिव हो रही है। और लेस नेगेटिव का मतलब होगा ये क्या हुई जा रही है? मोर पॉजिटिव। और मोर पॉजिटिव का मतलब है क्या कर रही है? एनर्जी इंक्रीज कर रही है। अच्छा ठीक है, ये तो ट्रेंड समझ आ गया कि इंक्रीज करिए। लेकिन आप क्या कोई रिलेशन भी बना सकते हो कि फलां ऑर्बिट की एनर्जी फलां ऑर्बिट से कितनी होगी? तो बच्चों एक चीज याद करो, सारे बच्चे यहाँ पे जल्दी से एक चीज याद करो। अगर आपको मैं सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी के बारे में बात करूं, यहाँ पे गौर करना है। जो सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी है वो फर्स्ट ऑर्बिट से कितने गुना लेस नेगेटिव है? मैं लिख देता हूं, यहां पे लिखो। ये सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी है, क्या आया? -13.6 आया, ओवर क्या है? 4। बेटे जो सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी है वो 4 टाइम्स लेस नेगेटिव है फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी से। देखो ये फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है, उसको 4 से डिवाइड किया हुआ है। यानी सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी जो है दैट इज 4 टाइम्स क्या भला? लेस नेगेटिव देन फर्स्ट ऑर्बिट एनर्जी, जिसको मैं E1 बोल रहा हूं। 4 टाइम लेस नेगेटिव का मतलब क्या होगा? 4 टाइम मोर पॉजिटिव। और मोर पॉजिटिव का मतलब है ये 4 गुना ज्यादा है E1 से। तो यहां से ट्रेंड बन गया कि जो E2 की एनर्जी है स्टूडेंट्स, वो E1 से कितने टाइम ज्यादा है? 4 टाइम। अब इसी ट्रेंड को यहाँ पे दोहराएं। जो थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी है वो 9 टाइम लेस नेगेटिव है। तो जो थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी होगी वो स्टूडेंट्स पहले ऑर्बिट से ज्यादा ही होनी है।
और कितनी ज्यादा होनी है, 9 टाइम। ना सिर्फ आप ये ट्रेंड याद करो बढ़ रही है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी पहले से कितनी है, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट के मुकाबला में कितनी है। स्टूडेंट याद कर लो, जो फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी है वो फर्स्ट ऑर्बिट के मुकाबला में 16 टाइम ज्यादा, और फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी 25 गुना लेस टाइम है, लेस नेगेटिव है, तो 25 गुना मोर पॉजिटिव होगा। तो आप किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी का ट्रेंड बना सकते हो पहले ऑर्बिट की एनर्जी के साथ। इससे एक फायदा होगा। फायदा क्या होगा? एग्जाम में अगर एक सवाल आपको एग्जामिनर दे दे और वो आपको बोले कि स्टूडेंट से एक काम करो कि आप फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी की रेशो बताओ सेकंड ऑर्बिट के साथ। अब स्टूडेंट एक लम्हे के लिए परेशान कि सर हमें तो वैल्यूज याद नहीं, तो हम कैसे बताएं। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया कि जो फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी है वो पहले वाले ऑर्बिट की एनर्जी से, जल्दी बोलो कितने टाइम ज्यादा है, 25 टाइम। तो मैं 25 E1 लिख दिया। और जो सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी है वो फर्स्ट वाले ऑर्बिट से 4 टाइम ज्यादा है। तो जो ही ये कैंसिल होंगे आपका आंसर आएगा 25/4 आ जाएगा। तो ये फायदा होगा। तो यहाँ पे तीन चार चीजें, एक तो एनर्जी का जनरल फॉर्मूला, फिर एनर्जी की वैल्यूज मैंने बोला याद कर लो, फिर ट्रेंड याद कर लो, हायर ऑर्बिट में जाएंगे एनर्जी बढ़ेगी, और फिर याद कर लो सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी पहले से 4 गुना, थर्ड की 9 गुना, और वो सारी कहानी जिससे वो रेशो पूछेगा तो पता लग जाएगी। गुड। अच्छा, ये तो हो गया एनर्जी का ट्रेंड, हायर ऑर्बिट में जाते हुए बढ़ेगी। अब बच्चों आइए एक चीज है जिसका नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी, वहां से शुरू करते हैं और फिर आखिरी बात के साथ मैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा पे जा रहा हूं। आयोनाइजेशन एनर्जी, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। आपको पता है जब भी इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के राउंड आपको पता है घूम रहा है, मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में घूम रहा है, और अगर हमने यहाँ से रिमूव करना है तो यहाँ से रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। तो जल्दी से डिफाइन कर लेते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। दिस इज एक्चुअली एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ स्पेसिफिक ऑर्बिट, फ्रॉम स्पेसिफिक ऑर्बिट, किसी खास ऑर्बिट से जब भी आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हो तो मीनवाइल आपको वहां पर स्टूडेंट्स जितनी एनर्जी देना पड़ेगी वो क्या कहलाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब सवाल ये है कि बताओ हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है सबसे अंदर वाले में, यहां पर इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितनी एनर्जी चाहिए। अब स्टूडेंट्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एनर्जीज याद करने को बोला था, जल्दी बताओ फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितनी एनर्जी के साथ बाउंडेड है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ बाउंडेड है। अब अगर मुझे इसको यहां से निकालना है तो ऑब्वियसली मुझे इतनी एनर्जी इसको क्या करनी पड़ेगी, प्रोवाइड करना पड़ेगी, ताकि ये इतनी एनर्जी एटम के मुंह पे मारेगा और अपनी जान छुड़ा देगा। और याद रखो जब एनर्जी प्रोवाइड की जाए तो वो होता है कौन सा प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस। और एंडोथर्मिक प्रोसेस में जो एनर्जी होती है वो हमेशा पॉजिटिव में लिखी जाती है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाउंडेड है कितनी एनर्जी के साथ, -13.6 के साथ। अगर मुझे यहाँ से इलेक्ट्रॉन की जान छुड़ानी है तो मुझे इसको इतनी ही एनर्जी देना पड़ेगी ताकि ये इतनी एनर्जी एटम के मुंह पे मारे और अपनी जान छुड़ा ले। तो बताओ फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसको आयनाइज करवाने के लिए कितनी एनर्जी देना पड़ेगी, दैट विल नॉट बी -13.6, दैट विल बी +13.6। तो याद कर लो आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में मौजूद है तो वैल्यू याद कर लो स्टूडेंट्स, दैट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको छोड़ो, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है इधर सेकंड ऑर्बिट में, आप लोगों को बता रखा है कि जो सेकंड ऑर्बिट है इसकी एनर्जी सबको याद है, और मैंने बोला एनर्जीज की वैल्यूज याद कर लो, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मुझे निकालना है तो मुझे इतनी ही एनर्जी इसको प्रोवाइड करना पड़ेगी ना, और एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो किसमें लिखेंगे, पॉजिटिव में। इट मीन हमारे पास जो सेकंड ऑर्बिट की आयोनाइजेशन एनर्जी है स्टूडेंट्स, दैट इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझ आ रही है, जूं जूं आप बाहर की तरफ जा रहे हो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में कम एनर्जी देना पड़ रही है। देखो पहले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी चाहिए थी 13.6, दूसरे से चाहिए सिर्फ 3.4 चाहिए। इसका मतलब है दूसरे ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, आपने पढ़ा है वहां पे इलेक्ट्रॉन एटम की न्यूक्लियस की ग्रिप उतनी ज्यादा नहीं होती।
तो मैं ट्रेंड समझाना चाह रहा हूँ। और सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर हम लोग थर्ड ऑर्बिट में जा रहे होंगे, तो अगर कोई बंदा थर्ड ऑर्बिट की आयोनाइजेशन एनर्जी पूछे, तो याद करो थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी क्या थी, -1.5। तो आपको इतनी ही पॉजिटिव में एनर्जी देना पड़ेगी। ये थर्ड ऑर्बिट की आयोनाइजेशन एनर्जी आ गई। चौथे की भी याद कर लो, चौथे ऑर्बिट की जो एनर्जी थी वो -0.85 थी, उतनी ही पॉजिटिव में देंगे तो ये तो चौथे ऑर्बिट की आयोनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी। और पांचवें ऑर्बिट की कम से कम पांचवें तक तो याद कर लो, जीरो पॉइंट -0.54 थी, उतनी ही देंगे। तो ये हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी। अब जल्दी से ट्रेंड देख लो, जब जब हायर ऑर्बिट में जा रहे हैं, जो एनर्जी है बच्चों वो तो बढ़ रही थी, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ नहीं रही। हायर ऑर्बिट में जाते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है। यानी जैसे जैसे आप बाहर वाले ऑर्बिट में जा रहे होगे, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, यहाँ पे कम एनर्जी देना पड़ेगी। मैं जल्दी से ट्रेंड लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, याद रखो क्या भला, मूविंग इनटू हायर ऑर्बिट्स। आप जूं जूं हायर ऑर्बिट्स में जा रहे होगे, याद रखिएगा, जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बढ़ेगी नहीं, वो क्या कर रही होगी, डिक्रीज कर रही होगी। बड़ी डिटेल में हमने देख लिया। ओके, आखिरी बात, और फिर उसके बाद हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो हमारा टॉपिक है उस पे हम लोग आ रहे हैं। मैंने आपको एनर्जी बता दिया, आयोनाइजेशन एनर्जी बता दिया, बट एक और चीज है जिसका नाम है एनर्जी डिफरेंस। तो आइए स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं एनर्जी डिफरेंसेस। मुख्तलिफ ऑर्बिट्स का एनर्जी डिफरेंस क्या होगा। तो आखिरी बात, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स टॉक अबाउट द एनर्जी डिफरेंसेस। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग एनर्जी डिफरेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। चलो, अभी फिर टाइम हो जाता है कि अगर वो आप वैल्यूज दोहरा लो जो मैंने आपको बोली थी। मुख्तलिफ ऑर्बिट्स की एनर्जीज याद कर लो इफ पॉसिबल। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी सारे बच्चों ने याद की हुई है, जिसका नाम ग्राउंड स्टेट था, -13.6 थी, रिवाइज हो जाएगी। बच्चों, सेकंड ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जो थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी है वो आपने याद की हुई है, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जो फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी है स्टूडेंट, जो फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी है वो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है। और जो फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी है वो आपके पास -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और जो सिक्स्थ ऑर्बिट की एनर्जी है वो -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ओके, ये मैंने सबकी नंबरिंग कर दी। ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। बेटे, हमने एनर्जीज तो याद कर ली हैं, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी देखने जा रहे हैं जो कि है एनर्जी डिफरेंस। अच्छा, एनर्जी डिफरेंस क्या है। अगर आपको बोले कि एक इलेक्ट्रॉन है, वो सेकंड ऑर्बिट से जंप करके आ रहा है फर्स्ट ऑर्बिट में, तो वो एक फोटोन एमिट करेगा। सवाल ये है वो कितनी एनर्जी का फोटोन होगा। हमने बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम पढ़ रखा है कि अगर हमने ये देखना है कितनी एनर्जी का फोटोन है तो हमें एनर्जी डिफरेंस देखना पड़ेगा। तो आइए हम लोग एनर्जी डिफरेंस देखते हैं, किसका भला, सेकंड ऑर्बिट का और फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस। तो सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसमें से माइनस कर दो, सॉरी मैं गलत कर रहा हूं, हमें पहले सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी लिखना है। स्टूडेंट, पहले हमें सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी लिखना है। तो हमने हाई एनर्जी में से हमेशा लो एनर्जी माइनस करना होती है। तो आइए बच्चों, हम लोग सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी में से फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी को माइनस करते हैं। सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी आपको नजर आ रहा है कितनी है, -3.4 है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, माइनस फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बताओ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो -3.4 प्लस 13.6। अब बच्चे कहते हैं सर हमें डेसिमल वाला ऐड नहीं करना आ रहा, तो मैं जल्दी से आपको ट्रिक बता रहा हूँ, हमेशा डेसिमल के नीचे डेसिमल रखो। बच्चों, ऊपर लिखो 13.6 और नीचे लिखना है 3.4, डेसिमल इधर लगा लो, 4 इधर लिख लो और 3 इधर आ गया, और क्या करना है, माइनस करना है। तो 6 में से 4 को माइनस करोगे 2 आएगा, 13 में से 3 को माइनस करोगे 10। इसका मतलब है जो पहला और दूसरा ऑर्बिट है उनके बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस मिल रहा है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मिल रहा है। ओके, अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने बात करनी है, होपफुली आपको ये डिफरेंस कैलकुलेट करना आ गया। मैंने E2 माइनस E1 की वैल्यू आपको बता दी, मैं जस्ट वैल्यू लिख रहा हूँ।
आपने दूसरे और पहले ऑर्बिट की एनर्जी का डिफरेंस ले लिया। स्टूडेंट्स वो कितना आया, जल्दी से वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है उसको लिख दें। दैट इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह अगर कोई बंदा बोले तीसरे और दूसरे ऑर्बिट का एनर्जी का डिफरेंस बताओ, थर्ड और सेकंड का, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये थर्ड ऑर्बिट में मौजूद है। अब इसको जंप करके किस में आना है, सेकंड ऑर्बिट में आना है। तो इस दौरान जो फोटोन एमिट होगा इसकी एनर्जी बताओ। तो आपको क्या करना है, डिफरेंस लेना है, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी में से सेकंड को माइनस करना है। तो थर्ड की एनर्जी आपके सामने है, -1.5 है, माइनस सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है, -3.4 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप जो ही इन वैल्यूज को ऐड करोगे तो स्टूडेंट जो आपका आंसर आएगा वो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो जो सेकंड और थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी का डिफरेंस है वो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ओके, अब बेटे मैं आपको एक ट्रेंड समझाना चाह रहा हूं, अगर आप वो सीख लो। अब देखते हैं फोर्थ और थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी का डिफरेंस कितना है, फोर्थ और थर्ड का। तो फोर्थ में थर्ड को जैसे मैंने बताया जल्दी से आप माइनस करोगे। आप जो ही ये एनर्जी का डिफरेंस लोगे आपका जो आंसर आएगा वो 0.65 आएगा, 0.65। इसी तरह मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ, अगर याद करना चाह रहे हैं याद करें, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है, आपने जब एनर्जी याद की हुई है डिफरेंस निकालना ज्यादा मुश्किल है नहीं। अब इसी तरह फिफ्थ और फोर्थ ऑर्बिट का एनर्जी का डिफरेंस निकालें। बेटे दैट कम्स आउट टू बी, आप जो ही वैल्यू जो है वो पुट कर रहे होगे, ये जो आंसर आ रहा होगा वो 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। यानी यहाँ पर जो दोनों का एनर्जी का गैप है वो 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और इसी तरह छठे और पांचवे का एनर्जी का डिफरेंस देखेंगे ना आप, छठे और पांचवे का एनर्जी का डिफरेंस, तो ये बनेगा आपके पास 0.16, 0.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं जल्दी से यहाँ पे लिख देता हूँ छठे और पांचवे का एनर्जी का डिफरेंस, हाउ मच दैट इज 0.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटे अब जो इंपॉर्टेंट और गौर तलब बात है उसको बड़े ध्यान से सुनो। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जूं जूं हम लोग पहले और दूसरे का एनर्जी का डिफरेंस था 10.2 का, दूसरे और तीसरे का आया 1.9 का, कम हो गया। चौथे और तीसरे का आया 0.65 का, उससे भी कम हो गया। पांचवें और चौथे का और कम, छठे और पांचवें का और भी कम। इसका मतलब ये समझ में आया कि जब जब हायर ऑर्बिट में जा रहे हैं, हमने पहले याद कर लिया है एनर्जी तो बढ़ रही है, लेकिन दो कंजक्टिव ऑर्बिट्स के बीच में एनर्जी का डिफरेंस कम हो ही जा रहा है। तो मैं आखिरी इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहा हूं कि मूविंग इनटू हायर ऑर्बिट्स, बच्चों याद कर लो, जैसे ही हम हायर ऑर्बिट में जा रहे होंगे जो एनर्जी का डिफरेंस है वो क्या हो रहा होगा, कम। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ कि मूविंग इनटू क्या भला, हायर ऑर्बिट्स। आप जूं जूं हायर ऑर्बिट्स में जा रहे होगे जो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन कंजक्टिव ऑर्बिट्स, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन क्या भला कंजक्टिव ऑर्बिट्स, दो बराबर वाले ऑर्बिट्स के बीच में एनर्जी का डिफरेंस जो है वो क्या होता जाएगा स्टूडेंट्स, डिक्रीज करता जाएगा। ओके, मैं यहाँ तक सारी कहानी, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, ताकि आपने इतना लेक्चर सुन लिया है तो आपको अगर पता चल रहा हो कि सर ने क्या क्या बातें की हैं उनको मैं समराइज कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, हमने बात की थी अबाउट द रेडियाई, हमने सबसे पहले रेडियस की बात की थी। तो चले मैं जल्दी से बना देता हूँ, क्वांटम नंबर जो जो बढ़ेगा मैं ट्रेंड आपको बता रहा हूँ। आपको 5 चीजें याद कर लेनी है, आइए समराइज कर लेते हैं। जो जो स्टूडेंट्स जो क्वांटम नंबर है वो इंक्रीज करेगा, यानी हम हायर ऑर्बिट्स में जा रहे होंगे, तो आपको 5-6 चीजें जो हैं वो याद रखनी है। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया था, जो रेडियस है वो इंक्रीज करेगा, याद करो दूसरे ऑर्बिट का रेडियस पहले से 4 गुना ज्यादा था। तो सबसे पहले अगर हम रेडियस की बात करें तो हायर ऑर्बिट में जाते हुए रेडियस जो है वो क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, इंक्रीज कर रहा है, पहली कहानी। ओके, रेडियस इंक्रीज करेगा। अच्छा, नंबर 2 में हमने बात की थी अबाउट द स्पीड। बेटे स्पीड का जनरल फॉर्मूला याद करो, 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 था और डिवाइडेड बाय n था। तो स्पीड का क्वांटम नंबर के साथ क्या रिलेशन था, इनवर्स। जो जो क्वांटम नंबर बढ़ेगा स्पीड डिक्रीज कर रही होगी, हमने स्पीड की बात कर ली, क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। नंबर 3 में मैंने आपको बताया काइनेटिक एनर्जी के बारे में, और मैंने बता दिया जो काइनेटिक एनर्जी है
वो भी हायर ऑर्बिट में जाते हुए चूंकि स्पीड कम हो रही है, लिहाजा काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी क्या कर रही होगी, डिक्रीज कर रही होगी। हम सिर्फ ट्रेंड देख रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। फिर हमारे पास नंबर 4 पे बात हुई थी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद करो, -ke² /r_n था। मैंने बताया था जब रेडियस बढ़ेगा लेस नेगेटिव हो जाएगी, लेस नेगेटिव का मतलब है मोर पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव का मतलब है क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और फिर बेटे हमने बात की अबाउट द टोटल एनर्जी। अभी अभी हमने बात की कि जब जब हायर ऑर्बिट में जा रहे हैं, जो टोटल एनर्जी है वो भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। और मैंने बताया था जो दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी है वो पहले से 4 गुना ज्यादा है और तीसरे की 9 गुना ज्यादा है। लेकिन आखिर में हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि जो जो हम हायर ऑर्बिट में गए, जो एनर्जी डिफरेंस था, डेल्टा ई का मतलब एनर्जी डिफरेंस, लेकिन कहां पर रहा, बिटवीन कंजक्टिव ऑर्बिट्स, दो कंजक्टिव ऑर्बिट्स के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था। याद करो, पहले और दूसरे ऑर्बिट का एनर्जी का डिफरेंस 10.2 का था, उससे अगले का 1.9 का था, उससे अगले का 0.65 का था। तो ये सारी चीजों का आपको ट्रेंड पता होना चाहिए। होपफुली यहाँ तक आपको लेक्चर में जो है वो दिलचस्पी रही होगी और मजा आ रहा होगा। लेकिन ये सारी चीजें ना सेकेंडरी थी, ये आपकी एक प्राइमरी चीज को जो है वो सपोर्ट कर रही होंगी। तो अब हम लोग वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ जा रहे हैं जो कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा है। और अगर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो क्विकली जो टॉप स्पॉट फिजिक्स का चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जो है वो प्रेस कर लें। और यहाँ पे एमडी कैट से रेलिवेंट और भी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। और अगर आप एमडी कैट, ई कैट या पीपीएससी के स्टूडेंट हो तो होपफुली आपको वीडियो जो है वो हेल्प आउट कर रही होंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अच्छा सा कमेंट भी करें बच्चों। आइए अब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम में जाने से पहले एक क्विक राउंड अप ले लेते हैं हम लोग बोहर मॉडल का। बस वही पता होना चाहिए, तीन छोटी सी बातें हैं, वो बात बता के फिर मैं जल्दी से अपनी वो जो है वो मेन एक टेबल बनाएंगे जहां से हम पूरा हर चीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की मैक्सिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, रीजन, उन तमाम चीजों के बारे में बात कर रहे होंगे। खैर जल्दी से मैं क्विक एक राउंड अप लेना चाह रहा हूँ अबाउट द बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो स्टूडेंट्स हम लोग बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम के टोटल जो है वो हमारे पास तीन पॉस्टुलेट हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉस्टुलेट की तरफ चलते हैं। उसने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स ऑर्बिट्स में घूम सकता है और जब तक वो फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। तो सबसे पहली बात उसने ये बताई थी कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स में जो है वो मूव कर रहा होगा विदाउट रेडिएटिंग। और जब तक वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव कर रहा है वो एनर्जी को रेडिएट नहीं कर रहा होगा विदाउट रेडिएटिंग। ठीक है। और स्टूडेंट्स ये जो पॉस्टुलेट है, याद रखिएगा फर्स्ट पॉस्टुलेट के बारे में याद रखिएगा, ये पॉस्टुलेट जो है ये कंट्राडिक्ट करता है किसके साथ भला, क्लासिकल फिजिक्स के साथ। क्लासिकल फिजिक्स ये बोलती थी कि मूविंग इलेक्ट्रॉन को एनर्जी रेडिएट करते रहना चाहिए, लेकिन बोहर ने बताया कि जब तक वो फिक्स ऑर्बिट में मौजूद है वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। तो समटाइम क्वेश्चन आता है कि बोहर का कौन सा पॉस्टुलेट जो है वो कंट्राडिक्ट कर रहा होता है क्लासिकल फिजिक्स के साथ, एंड दैट वन इज द फर्स्ट पॉस्टुलेट। और सेकंड पॉस्टुलेट क्या था, जल्दी से आइए वो भी देख लेते हैं। बोहर ने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं फिक्स ऑर्बिट में मूव कर सकता है जिनका एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में मूव कर सकता है स्टूडेंट जिनका एंगुलर मोमेंटम जो है MVR जिसको आप बोलते हो वो क्या होना चाहिए, NH/2 पाई के मल्टीपल्स में होना चाहिए, यानी H/2 पाई के इंटेग्रल मल्टीपल्स। या n यहाँ पे याद रखो क्या चीज है, n हमारे पास है क्वांटम नंबर। मतलब यहां से सिंपल सवाल आएगा कि किसी भी ऑर्बिट में मौजूद एंगुलर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम बताओ। लाइक आपको बोले इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में मौजूद है, तो वहां पर एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट में जो एंगुलर मोमेंटम आएगा स्टूडेंट्स दैट विल बी H/2 पाई। सेकंड ऑर्बिट में जो एंगुलर मोमेंटम आएगा
वो ऊपर भी 2 लिखो और नीचे भी 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो एच ओवर कितना आ जाएगा, पाई। मतलब किसी भी ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम पूछ सकते, दैट इज रियली सिंपल स्टोरी। अब थर्ड पोस्टुलेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। हाँ, थर्ड थर्ड पोस्टुलेट क्या है? थर्ड पोस्टुलेट में हमें उसने बोहर ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जब भी हाई एनर्जी स्टेट, स्टूडेंट्स अब ये दो चीजें जहन में बिठा लो, जब भी मैं एन लिख रहा हूँ तो एन से मुराद कोई हाई एनर्जी स्टेट है, और जब भी मैं पी लिख रहा हूँ तो पी का मतलब है कोई लो एनर्जी स्टेट है। ये लो एनर्जी स्टेट है, और एन के बारे में याद कर लो, दैट इज हाई एनर्जी स्टेट। अच्छा, अब सवाल क्या है? ये हाई एनर्जी स्टेट है। जब भी इलेक्ट्रॉन किसी हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में जंप कर रहा होगा यहां पर, तो वो फोटोन एमिट करेगा। अब क्वेश्चन ये है, ये फोटोन कितनी एनर्जी का एमिट होगा? जितना इन दोनों का एनर्जी का डिफरेंस है। अगर इसकी एनर्जी En है, इसकी एनर्जी Ep है, तो आपने पढ़ा था हायर ऑर्बिट, ऊपर वाले ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा होती है, नीचे वाले की एनर्जी कम होगी। तो स्टूडेंट जितना इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस होगा उतना ही एनर्जी का फोटोन एमिट हो रहा होगा। ये तीसरा पॉस्टुलेट था। आइए लिख लेते हैं कि तीसरा पॉस्टुलेट क्या था? व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स, जल्दी से लिखते हैं, जंप्स फ्रॉम हाई एनर्जी स्टेट, जिसका नाम था हाई एनर्जी स्टेट, स्टूडेंट जिसका नाम हमने लिखा क्या भला, En, टू लो एनर्जी स्टेट, जिसका नाम हम रख रहे हैं ईपी। तो अ फोटोन ऑफ एनर्जी, भाई जब भी हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में आएगा तो एक फोटोन एमिट होगा, कितनी एनर्जी का? ऑफ एनर्जी, जितना इन दोनों ऑर्बिट्स का क्या बन रहा है, एनर्जी का डिफरेंस बन रहा है। यानी बोहर का ये मानना था कि जब भी हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में आएगा तो वहां पर जो फोटोन एमिट होगा वो उतना ही होगा जितना दोनों का एनर्जी का डिफरेंस है। ओके, ये तीन पॉस्टुलेट याद रखिएगा। अब सम टाइम हमें एक शॉर्टकट ट्रिक्स की तरफ जा रहे हैं। सम टाइम वो पूछता है कि भाई एक हाइड्रोजन एटम के थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन या फोर्थ में या फिफ्थ में कहीं भी मौजूद है, तो बताओ वो कितने जंप कर सकता है। अब काउंट करने लग गए तो बहुत मुश्किल बात है। लाइक ये हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट है, ये स्टूडेंट सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ ऑर्बिट है। अब आपको बोले एक इलेक्ट्रॉन है, ये फोर्थ ऑर्बिट में मौजूद है, बताओ ये कितने जंप कर सकता है या कितने फोटॉन्स एमिट कर सकता है। और याद रखिएगा, हर फोटोन के कॉरेस्पॉन्डिंग एक लाइन बन रही होती है, हर कॉरेस्पॉन्डिंग फोटोन के कॉरेस्पॉन्डिंग एक डिस्क्रीट लाइन बन रही होती है। तो अब सवाल ये कितने जंप करेगा, तो अब ये गिनना शुरू कर देंगे तो मुश्किल है, हो जाएगा लेकिन वेरी डिफिकल्ट। यानी हो सकता है चौथे से तीसरे में आ रहा हो, तीसरे से दूसरे में आए, दूसरे से पहले में आए, या हो सकता है तीसरे से पहले में आ रहा हो सकता है चौथे से पहले में आ रहा हो। मतलब ऐसे काउंट करना बहुत मुश्किल है। तो मैं आपको अगर पूछे कितने फोटॉन्स ये एमिट कर सकता है या कितनी लाइंस बन सकती हैं, तो उसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला बता रहा हूँ। तो पहला फॉर्मूला याद कर लो। वो आपसे बेटे पूछे अगर कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बनेगी, कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बनेगी, या वो आपको बोले कितने नंबर ऑफ जंप्स वो कर सकता है, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशन बोल सकते हैं, नंबर ऑफ जंप्स बोल लो, या देयर कुड बी अ वर्ड, वो कितनी ट्रांजिशंस कर सकता है, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशंस बोलेगा। तो स्टूडेंट्स दो शॉर्टकट फॉर्मूले बताऊंगा, जल्दी से याद करो। पहला फॉर्मूला याद करो, n इंटू n-1/2। हाँ, ये फॉर्मूला कब यूज करना है? ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब भी वो किसी nth ऑर्बिट से nth ऑर्बिट से जंप कर रहा हो। ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, बता देता हूं। जब भी स्टूडेंट्स वो nth ऑर्बिट से जंप करे, फ्रॉम लिख लो, फ्रॉम nth ऑर्बिट टू क्या भला, ग्राउंड स्टेट। यानी अगर चौथे में था, उसको पहले ऑर्बिट तक पूछे कितने जंप कर सकता है, तो फिर ये फॉर्मूला यूज होना है। हाँ, कब ये यूज नहीं होना वो बात करते हैं। चलो एक बात कर लेते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये फोर्थ ऑर्बिट में मौजूद है, बताओ वो कितने जंप कर सकता है, या कितनी लाइन एमिट हो सकती है, या कितनी ट्रांजिशन हो सकती है। तो आना कहाँ तक है? ग्राउंड स्टेट तक आना है। तो बेटे एन की वैल्यू 4 पुट कर दो जहां से जंप कर रहा है।
तो फोर्थ ऑर्बिट से जंप कर रहे हैं, एन की वैल्यू 4, यहाँ पे 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ओवर कितना हो जाएगा, 2। तो 12/2 वो 6 जंप कर सकता है। और जब वो 6 जंप करेगा तो 6 फोटॉन्स एमिट होंगे और 6 ही स्पेक्ट्रल लाइंस बन रही होंगी। तो पहला शॉर्टकट फॉर्मूला याद कर लो, जब भी हाई एनर्जी स्टेट से ग्राउंड स्टेट में है तो कितनी लाइंस बनेंगी या कितनी पॉसिबल ट्रांजिशन होंगी, उसका फॉर्मूला आपके सामने है। अच्छा, नंबर 2 में कभी कभार वो ये बोलेगा कि हमारे पास जो है वो ग्राउंड स्टेट में नहीं आ रहा। भाई ग्राउंड स्टेट में नहीं आ रहा मतलब वो आपको बोले कि एक इलेक्ट्रॉन है, वो छठे ऑर्बिट में मौजूद है और उसको ग्राउंड स्टेट में नहीं लाना। हम ये देखना चाह रहे हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे फिफ्थ ऑर्बिट भी होगा, यहाँ पे फोर्थ ऑर्बिट भी होगा और उससे नीचे थर्ड ऑर्बिट भी है। अब वो पूछ रहा है, बताओ छठे ऑर्बिट से लेके तीसरे ऑर्बिट तक आते आते वो कितनी लाइंस एमिट करेगा, लाइंस बनाएगा, या कितने फोटॉन्स एमिट करेगा, या कितनी ट्रांजिशन होंगी। अब देखो ग्राउंड स्टेट में नहीं आना, तो बेटे मैंने बोला ये एन क्या है, हमारी हाई एनर्जी स्टेट है, और जिसमें जंप हो रहा होगा उसको मैं हमेशा ग्राउंड स्टेट क्या, लो एनर्जी स्टेट को मैं पी बोल रहा हूँ। यानी वो nth ऑर्बिट, यानी 6 में से थर्ड ऑर्बिट यानी पी में जंप कर रहा है। तो एक जनरल फॉर्मूला देख लो, आप लिख सकते हो, जल्दी से लिख देता हूँ। अगर वो आपसे नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशन पूछे या नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पूछे तो याद कर लो बच्चों, n माइनस पी, और साथ में लिखो n - p+1 ओवर क्या आ जाएगा, 2। ये जनरल फॉर्मूला है, ये कोशिश करो तब यूज करो जब वो किसी भी हाई एनर्जी स्टेट से किसी लो एनर्जी स्टेट में आ रहा है, वो लो एनर्जी स्टेट ग्राउंड स्टेट नहीं है, तब ये आसानी से दे देगा। बेटे एन है हाई एनर्जी स्टेट, देखो कहाँ से जंप कर रहा है, छठे ऑर्बिट से, तो एन की वैल्यू लिखो 6। कहाँ तक जंप करना है, ग्राउंड स्टेट तक नहीं, ग्राउंड स्टेट होता तो पिछला फॉर्मूला था। तो यहाँ पे आप वैल्यू क्या लिख रहे हो बेटे, थर्ड तक जंप करवाना है। अगेन एन की वैल्यू 6, पी की वैल्यू 3, +1 ओवर कितना आ गया, 2। जल्दी देखो 6 - 3 कितना हो जाएगा, 3। 6 - 3 कितना हुआ, 3+1 कितना हुआ, 4। तो बेटे 12/4, अभी भी ये कितने जंप्स कर सकता है, 6 जंप जो है वो कर सकता है, या 6 पॉसिबल ट्रांजिशन बनेगी। तो होपफुली आपको ये दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, दैट इज